मैं विजय कुमार, GRS इंटर कॉलेज बस्ती। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और नियमबद्ध तरीके से आप लोग घर में ही रहकर अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने नामकरण और आदिकाल के विषय में पढ़ा था और आदिकाल की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ क्या क्या थीं, किस प्रकार से थीं, वह सब हमने पढ़ा। आज हम लोग आदिकाल की प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे कि इस काल में उस समय के कवियों ने उस समय के आधार पर किस प्रकार की रचनाएं लिखी, किस प्रकार से उनका वर्णन किया और किस प्रकार से आदिकाल की और प्रवृत्तियां हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आदिकाल भारतीय और इस्लाम इन दोनों संस्कृतियों के संक्रमण एवं हास्य विकास की गाथा है। इस काल में संगीत, चित्र, वास्तु एवं मूर्ति कलाओं की मूल भारतीय परंपरा धीरे धीरे क्षीण होती गई है। जो जनजीवन था वह अस्त व्यस्त था, राष्ट्रीयता का अभाव था। हम उपलब्ध रचनाओं के आधार पर आदिकालीन प्रवृत्तियों का उल्लेख इस प्रकार से किया जा सकता है। हमने इसको पॉइंटों में बांटा है मेरे प्यारे बच्चों, और वो पॉइंट जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला जो पॉइंट हम जो पढ़ेंगे वो है प्रवृत्तियों में कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस काल के अधिकांश कवि राजाओं के दरबार में रहा करते थे। अपने आश्रयदाताओं की वीरता, ऐश्वर्य की जी खोलकर ओजस्वी भाषा में प्रशंसा किया करते थे। इस प्रशंसा से राजा की ओर से धन और मान प्राप्त होता था। इसी अर्थात धन लाभ के कारण उन्होंने पात्र और कुपात्र का भी ध्यान नहीं रखा, जो कि एक बहुत बड़ी कमी कही जा सकती है। दूसरी प्रवृत्ति है वीर रसपूर्ण रचनाएं। जितने भी रासो ग्रंथ राजपुरुषों का आधार बनाकर लिखे गए हैं, उनमें वीर रस काव्य की प्रधानता पाई जाती है। चारण और भाटों ने भी राजा की प्रशंसा का गान करने के लिए उनका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। अर्थात इस काल में राजाओं का, उनकी वीरता का वर्णन किया जाता था और वो भी अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया जाता था। ये बहुत बड़ी बात थी। तीसरा प्रवृत्ति है श्रृंगार रस का काव्य। इस काल में श्रृंगार रस पूर्ण काव्य की रचना हुई क्योंकि राजा ऐश्वर्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। आलोच्य युगीन कवियों ने जितने भी कथानक लिखे, उनमें युद्ध के पीछे प्रायः सुंदरियों और उनके प्रेम प्रसंगों की कल्पना ही प्रमुख होती थी। और चौथी प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का अभाव। इस काल के कवियों ने केवल अपने आश्रयदाताओं की रुचि और हित का ही ध्यान रखा। कवियों की दृष्टि में आश्रयदाताओं का राज्य ही राष्ट्र का स्वरूप था। आदिकाल के चारण कवियों को देश की चिंता न थी। कभी कभी तो उन्होंने सेनाओं को पारस्परिक गृह युद्ध के लिए भी प्रेरित किया, जिससे देश की एकता छिन्न भिन्न हो गई। और प्यारे बच्चों, आगे है 5वां पॉइंट है कि ऐतिहासिक प्रामाणिकता का अभाव। वीरगाथा काल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की।
ऐसा करने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक तत्वों को तोड़ा मरोड़ा। इसके अतिरिक्त उन्होंने सेना, युद्ध सामग्री आदि का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया है कि उसमें से सत्य का उद्घाटन करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वे प्रामाणिक ग्रंथ नहीं माने जा सकते। इस काल में जो इन्होंने ऐतिहासिकता को भी इन्होंने इसमें समावेश किया और उन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा कर अपने राजाओं का और वातावरण का इतना अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया कि वह सत्यता से परे है। छठा पॉइंट है कि प्रकृति चित्रण। इस काल में प्रकृति का चित्रण आलंबन और उद्दीपन दो रूपों में देखने को मिलता है। यह तो सत्य है। नगर, पर्वत, नदी, वन आदि का वस्तु वर्णन सुंदर हुआ है, लेकिन इन वस्तु वर्णनों में नीरसता, शुष्कता और अस्वाभाविकता जैसे दोष आ गए हैं। सातवां पॉइंट है रूढ़िवादी कविता। इस काल की रचनाओं में परंपरागत काव्य रूढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। इस काल में नवीन प्राणों का स्पंदन सुनाई देता है और जो नवीन वक्तृत्व भंगिमा की ताजगी की अनुभूति होती है वह इस श्रेणी की रचनाओं की वीर पंक्तियां ही हैं। आठवां पॉइंट है युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल की रचनाओं में युद्धों का अत्यंत सजीव और यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। इस काल के कवि अपनी ओजस्विनी कविता एवं युद्ध का निजी अनुभव के लिए जाने जाते थे। वह लोग इतना सजीव चित्रण करते थे कि लगता था कि मानो वह प्रत्यक्ष हमारे समक्ष हो रहा हो, वह घटित हो रहा हो। नौवां पॉइंट है कि डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल भाषा तत्कालीन समय की राजधानी की भाषा थी। यह भाषा वीर रस की रचनाओं के लिए पूर्णतया उपयुक्त है। यह डिंग अर्थात अतिशोक्ति युक्त भाषा डिंगल के नाम से प्रसिद्ध हुई। आदिकाल में श्रृंगारिक और मधुर वर्णों के लिए पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। अर्थात डिंगल जो भाषा का प्रयोग किया जाता था वह अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करने के लिए किया जाता था और जो पिंगल जो भाषा थी वह मधुर वर्णनों और श्रृंगारिक वर्णनों के लिए उसका उपयोग किया जाता था। इसीलिए इस काल में डिंगल और पिंगल दो भाषाएं प्रचलित रहीं। 10वां है अलंकार योजना। वीरगाथा काल के कवियों में अनेक अलंकारों का प्रयोग बड़ी सफलता के साथ हुआ है, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान और अतिशोक्ति आदि इस युग की रचनाओं में यह अलंकार मिलते हैं। ऐसा संभवतः बहुत कम ही हुआ कि कोई अलंकार इस युग में छूटा हो। सभी अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, आज केवल इतना ही। कल हम लोग भक्ति काल के बारे में और भक्ति काल की प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।